नमस्कार। आओ जाने क्रम में आज हम अपने हिंदुस्तान के परम मित्र देश नेपाल की धरती के बहुत ही जुझारू और कर्मठ युवा शक्ति की ऊर्जा लिए हुए साहित्यकार जो नेपाल की भूमि से हिंदी को पोषित कर रहे हैं, आनंद गिरी मयालू जी के साथ में हैं। आइए जानते हैं हम उनकी कहानी, उनकी जुबानी। मयालू जी, सबसे पहले मैं हिंदुस्तान की धरती की तरफ से आपका अभिवादन करता हूँ। आदरणीय और अभिवादन के साथ साथ आपका जो काम है, जो यहाँ नेपाल की धरती पर आप कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम अपने दर्शकों को, जो कि वर्ल्ड में बैठे हुए किसी भी कोने में आपको देख रहे हैं, उनसे रूबरू कराते हुए आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप अपने परिवार के और अपने जो मेंबर्स हैं घर के, आपके घर में कौन कौन हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। ठीक है, नमस्ते। आज आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। हमारा नाम आनंद गिरी मयालू है और हमारे परिवार में मैं हूँ, मेरी धर्मपत्नी और मेरे 3 बच्चे हैं। और हमारी जो पढ़ाई है वो भारत के उत्तर प्रदेश में हुई है। हमने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है क्योंकि हमें हिंदी से बहुत ही प्रेम है और हमारी भाषा भी हिंदी ही है, हिंदी और अवधी। तो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश से आपकी पढ़ाई हुई है, तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा सौभाग्यशाली जिला है और जिससे कि आप पढ़ करके और नेपाल की भूमि को पोषित कर रहे हैं? जो हमारा देश नेपाल है, हमारे देश नेपाल से सटा हुआ एक भारत का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के का एक जिला है जो भारत के उत्तर प्रदेश के उत्तर साइड में है, बहराइच जिला। और जहाँ हम रहते हैं ये नेपाल है। तो नेपाल से जहाँ हमारी पढ़ाई हुई है, हमने बैचलर तक हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, समाजशास्त्र से। तो जो हमारी पढ़ाई हुई है यहीं से हुई है, किसान ये डिग्री कॉलेज से, और जिसका मुख्यालय है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। हमने यहीं से पढ़ाई की है और हमारे अंदर पहले से इच्छा थी कि हम हिंदी में पढ़ाई करें, क्योंकि हिंदी में पढ़ाई करने से हम नेपाल में हिंदी का प्रचार प्रसार कर पाएंगे, हिंदी के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, लोगों में ज्ञान दे पाएंगे। इसलिए हमने पढ़ाई ही इसी उद्देश्य की। अच्छा, जैसे आप उत्तर प्रदेश के बिल्कुल नेपाल से लगे हुए जिले से हैं, तो ये उत्तर प्रदेश से नेपाल की यात्रा का क्या रहस्य है? आप इधर आकर के बसे हैं या पहले से ही आपका यहाँ से जो है सेटलमेंट रहा है? आप पूर्वज वगैरह उत्तर प्रदेश के थे या यहीं से हैं? यहाँ क्या है कि जो नेपाल है, नेपाल में हमारा जो मूल है, यहाँ विशेष करके 2 मूल के लोग रहते हैं, एक मधेसी मूल और एक पहाड़ी मूल। तो हमारा जो मूल है वो मधेसी मूल का है। हम मधेसी समुदाय के हैं। हमारे पुरखा जो पहले के बुजुर्ग थे वो यहाँ पे सदियों से पहले से ही रह रहे हैं नेपाल की भूमि में, वो सदियों से रह रहे हैं, उन्हीं के हम संतान हैं। तो हमारा ये यहीं से है। अच्छा, एक बात यहाँ पर मेरे मन में उत्कंठा जाग रही है और हमारे दर्शक भी शायद जानना ही चाहेंगे कि हर एक काम के पीछे एक रहस्य होता है, किसी की प्रेरणा। तो आपको ये हिंदी की प्रेरणा जो मिली वो किस तरह मिली? आपके मेंटर कौन है? आपको हिंदी में पढ़ाने वाले कौन हैं जिन्होंने आपको हिंदी के लिए प्रेरित किया? अच्छा, इसमें क्या है कि हिंदी के लिए हमारे मन में अब डायरेक्ट कोई इस तरह तो नहीं है जिसने हमें हिंदी के लिए प्रेरित किया, लेकिन हम जब छोटे थे तभी हमें कहानियाँ पढ़ना, हिंदी भाषा में कहानियाँ पढ़ना और हिंदी सुनना, हिंदी बोलना, क्योंकि हिंदी इतनी प्यारी भाषा है और हिंदी इतनी मीठी भाषा है कि इसे कोई भी बड़ी आसानी से समझ सकता है, कोई भी बड़ी आसानी से बोल सकता है और हिंदी में लेखन भी बहुत अच्छे से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम तो क्या कहते हैं, दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे मीठी और सर्वोत्तम भाषा हिंदी है। हिंदी से बढ़ के कोई भाषा हो ही नहीं सकती है। और हमारे जीवन का जो समय व्यतीत होता है उसमें हम 99% जो हमारे बोलने की भाषा होती है, हम 99% हिंदी बोलते हैं, उसके बाद 1% नेपाली बोलते हैं। अच्छा, नेपाल में हिंदी की क्या स्थिति है? का मतलब हिंदी कितनी लोकप्रिय है यहाँ पर? नेपाल में हिंदी काफ़ी लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ी मूल के लोग रहते हैं वो भी फिल्में हिंदी में देखते हैं, सीरियल हिंदी में देखते हैं, वो हिंदी समझते हैं। पहाड़ी मूल के जो लोग हैं
और जो मधेसी मूल के लोग हैं, मधेसी मूल के जो लोग हैं वो हिंदी तो पूरा समझते हैं जी। और बोलते भी हैं, लेकिन जो पहाड़ी मूल के लोग हैं वो क्या है कि करीब 99% जो लोग हैं वो हिंदी समझते हैं, बोलने में भले ही उनको दिक्कत हो लेकिन वो समझते हैं और वो बोलते भी हैं। और यहाँ से भारत काम के लिए जाते हैं, वहाँ भी हिंदी सीख के आते हैं, जी। तो हिंदी काफ़ी बढ़ रही है। अच्छा, आपने 2 शब्द कहे मधेसी और नेपाली मूल, इनमें थोड़ा अंतर स्पष्ट करेंगे, क्या अंतर है? इसमें अंतर क्या है कि ये इनकी भाषाएं थोड़ा अलग हैं, जी। इनका पहनावा जो है वो थोड़ा अलग है, जी। उसके बाद इनका थोड़ा सा खान पान भी थोड़ा अलग है। मधेसियों का। हाँ, और एक जो बोली है वो इनका कल्चर भी अलग है, विवाह करने के लिए इनका कल्चर अलग है, जी। जब कोई किसी की मृत्यु होती है उस तरह कल्चर अलग है, इनका एक कल्चरल विभिन्न तरह से इनका सब कुछ अलग है। जी। और ये भारतीय मूल का इनका अलग है। जो नेपाल में मधेसी समुदाय के लोग रहते हैं जो अधिकतर हिंदी बोलते हैं, इनका जो कल्चर है, इनकी भाषा है, इनका रहन सहन है, सब जो मित्र देश हमारा भारत है उसके जो लोग हैं वहाँ से जुड़ा हुआ है, मिलता है। अच्छा, यहाँ आप हिंदी का एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आपने कल जो आयोजन किया है, आप अपनी संस्था के बारे में और इस आयोजन के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए, क्योंकि हिंदुस्तान से बाहर भी पाकिस्तान तक और अन्य देशों तक ये आपके जो कार्यक्रम का मैसेज जाना चाहिए कि आपने कैसा कार्यक्रम कल किया है। तो अपने कार्यक्रम के बारे में बताइए और अपनी संस्था के बारे में विशेष रूप से बताइएगा। पुनः हमारी जो संस्था है जिसका नाम है शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन, इस संस्था का उद्देश्य सर्वप्रथम इसलिए किया गया था युवाओं के विकास के लिए, ग्रामीण समुदाय के युवाओं के लिए विकास के लिए किया गया था। उसके बाद इसके विधान में चेंजिंग किया गया, इसको साहित्य से जोड़ते हुए जिसको आगे बढ़ाने के लिए किया गया, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि हम संस्थागत रूप में कुछ ऐसा करें, एक व्यक्तिगत रूप से करने से और संस्थागत रूप से करने से कुछ बात ही होती है। व्यक्तिगत रूप से हम अलग थोड़ा कर सकते हैं और यदि संस्थागत रूप में करें तो थोड़ा अलग कर सकते हैं। तो हमने एक नई कार्य समिति का निर्माण किया जिसमें 7 लोग थे, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, हमारे एक मुकेश वर्मा जी जो है वो उसके उपाध्यक्ष हैं, हमारी एक गंगा बीसी जी जो है वो उसकी सचिव हैं और 1-2 लोग कोषाध्यक्ष, ऐसे इसकी 7 सदस्यों की कार्य समिति है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो हमारी संस्था है ये नेपाल सरकार से रजिस्टर्ड और आंतरिक राजस्व कार्यालय से कर विभाग जो होता है उससे रजिस्टर्ड एक संस्था है। तो इसका जो हमारी संस्था है शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि साहित्यिक पर्यटन का विकास करना। इसमें क्या है कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए जाएं, वो सरकारी रूप में, गैर सरकारी रूप में, जिससे कि भारत के साहित्यकार अन्य देशों में जा सके, अन्य देशों के साहित्यकार भारत में आ सके, एक साहित्यिक पर्यटन का विकास होगा, नई नई चीज़ों की जानकारी होगी, खरीद फरोख्त होगा, भारत के लोग नेपाल में आएंगे, खरीद करेंगे साहित्यिक पर्यटन के हिसाब से, यहाँ जब आएंगे तो होटलों में रहेंगे, खाना खाएंगे, कुछ खरीद करेंगे, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में जो देवनागरी लिपि है, आजकल क्या है भारत में जो नेपाली बोली जाती है इसकी ये जो लिपि है ये देवनागरी है, भारत में जो हिंदी बोली जाती है उसकी लिपि देवनागरी है, लेकिन जो बीच में ये इंग्लिश अंग्रेजी आ गई है, इसने लोगों को तोड़ के रख दिया है, मिश्रण जो हो गया है भाषा का। अब इसमें क्या है कि आजकल अब थोड़ा सुधार आ रहा है, देवनागरी लिपि बढ़ रही है। देवनागरी लिपि क्या सुधार आ रहा है कि लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए, अब ये नहीं है कि आप इंग्लिश आती है तभी आप रोजी रोटी कमा सकते हैं, क्योंकि भी बहुत सुधार आ चुका है। देवनागरी लिपि की जो हिंदी है, नेपाली अन्य नहीं है, उससे भी लोग व्यक्ति जुड़ चुके हैं, क्योंकि उसका बढ़ावा आगे बढ़ रहा है। और हमारी संस्था का उद्देश्य और भी है, जैसे कि 2 देशों के पर्यटन के विकास के साथ साथ में उसका सांस्कृतिक सामाजिक एक 2 देशों के बीच में संबंध अच्छा बने, लोगों के बीच में मधुरता हो, 2 देशों के बीच में मधुरता हो, क्योंकि ये 2 नेपाल और भारत जो हैं ये युगों से एक 2 साल की बात नहीं, युगों से एक दूसरे के परम मित्र हैं। यदि बात की जाए तो गौतम बुद्ध की जन्मभूमि नेपाल में है और उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ वो भारत में हुआ। इसी तरह देखा जाए तो जो सीता माता हैं उनकी जन्मभूमि नेपाल में है, और जो भगवान रामचंद्र हैं उनकी जन्मभूमि भारत के उत्तर प्रदेश में है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो रिलेशन है, भारत नेपाल का रिलेशन है, ये युगों से बहुत पुरातन है, और ये रिलेशन जब तक ये धरती रहेगी, जब तक संसार रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी, तब तक ये चलती रहेगी। इसके साथ में जो भारत और नेपाल के लोग हैं बहुत ही उनका व्यवहार अच्छा है। ये तो हमारी संस्था का हुआ, और जो कार्यक्रम किया गया हमारी इस कार्यक्रम को करने के लिए
करीब 10 वर्षों की हमारी प्लानिंग थी। 10 10 वर्षों की प्लानिंग थी कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, क्योंकि हम बहुत अधिक कार्यक्रम में सहभागी हो चुके। तो हम क्या चाहते थे, कुछ अच्छा किया जाए जिससे कि लोग आएँ, प्रोत्साहित हों, अच्छा हो। तो हमारी संस्था ने एक निर्णय किया कि एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिससे कि जो भी हमने उद्देश्य बताए, इन सब उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए तो नेपाल में एक 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह, जिसमें करीब-करीब 25 देशों के लोग, विभिन्न प्रतिभाओं का यहाँ पे सहभागिता हुआ। कुछ लोग आ पाए, कुछ लोग दूरी की वजह से नहीं आ पाए। तो यहाँ पे उन लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार, किसी ने साहित्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, किसी ने हिंदी विकास, किसी ने समाज सेवा, इस तरह लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें नेपाल के कुछ सरकारी अधिकारी भी सहभागी हुए, पत्रकार, समाज सेवी, बिजनेसमैन। तो ये कार्यक्रम जो कल आयोजन हुआ, उसमें आपकी अपनी फीलिंग क्या है कि आपका जो उद्देश्य था वो कितना मतलब वो पूरा हो गया, और कितना अभी कुछ उसमें और करना आपको लग रहा है कि संभावनाएं आगे और भी हैं? ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन, इसकी तरफ से छोटे-छोटे कार्यक्रम तो हुए, ये सबसे बड़ा कार्यक्रम था। ये हमारे लिए एक सीखने का एक अवसर है, क्योंकि हमारी उम्र अभी छोटी है, हमारी संस्था अभी सीख रही है। हमारे प्रोग्राम में जो सहभागी हुए, वो अपने-अपने क्षेत्र के एक शख्सियत है। हम उनसे सीख रहे हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे पास 100% होता है, अभी तो हम सफल नहीं हुए, अभी तो हम 40%, 30% में हैं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। 30%, 40% में है। हमारा जो उद्देश्य है, अभी हम बढ़ रहे हैं आगे, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। भारत की संस्थाओं से, आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों से साथ और सहयोग, परामर्श की आवश्यकता है नेपाल में काम करने के लिए। अभी आपने उद्देश्य की बात की, तो आगे आपका क्या उद्देश्य है आपके फ्यूचर को लेकर के, संस्था के फ्यूचर को लेकर के? आपके जो उड़ान के जो पंख हैं, उनको एक गति देने की ज़रूरत है और उसमें एक उद्देश्य शामिल होता है। तो फ्यूचर में आपका प्लान क्या है? हमारे 2 बेस्ट प्लान हैं। हमारे 2 बेस्ट प्लान क्या है कि अभी हमारा एक प्लान क्या है कि हम नेपाल से एक हिंदी पत्रिका निकालना चाहते हैं। क्वार्टरली 3 महीने की एक पत्रिका निकाल के, फिर उसको धीरे-धीरे महीने की एक पत्रिका, हिंदी की पत्रिका, जिसमें हिंदी की शोध लेख और हिंदी की रचनाएँ, कुछ नेपाल के साहित्यकारों के लिए, कुछ भारत के। भारत के साहित्यकार तो क्या है, वो तो हिंदी में लिखते ही हैं, लेकिन जो नेपाल के साहित्यकार हैं, वो यदि नहीं लिखते हैं, इसके लिए दूसरा एक हम यहाँ पे एक निःशुल्क ट्रेनिंग चलाना चाहते हैं, वर्कशॉप। वो ट्रेनिंग ऑनलाइन के माध्यम से, जिससे नेपाल के जो नेपाली लोग हैं, जिन्हें नेपाली हिंदी नहीं आती, उनको हम 15 दिन, 1 महीने का फ्री में कोर्स। इस कोर्स से क्या फ़ायदा होगा, वो नेपाली मूल के, उनको हिंदी नहीं आती है, वो भारत में जाते हैं, काम करने के सिलसिले में जाते हैं, क्योंकि नेपाल के बहुत सारे लाखों लोग भारत में भरे पड़े हुए हैं, रोजी रोटी के लिए जॉब करते हैं, कमाई करते हैं, उस वहाँ से जो पैसे आते हैं यहाँ पे अपने परिवार का पालन करते हैं। तो उनको दिक्कत क्या होती है, भारत में जाते हैं तो उन्हें हिंदी सीखनी पड़ती है, बोलने में, समझने में दिक्कतें होती हैं। तो उनको यहाँ पे हम हिंदी सिखा के, उनको पहले ही एक ट्रेनिंग के माध्यम से, फ्री, कोई पैसा नहीं, वो हिंदी सीखिए। हिंदी सीखने के बाद आप एक बेसिक तौर पे हिंदी सीख जाएंगे, उसके बाद में भारत या कहीं भी, क्योंकि हमारा मानना क्या है कि व्यक्ति, जो भाषाएं होती हैं, व्यक्ति को किसी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाषाएं तो पवित्र होती हैं, और जितनी भाषाओं का व्यक्ति को ज्ञान हो, वो उतना ही ज्ञानी होता है। हमने देखा है लोगों के पास तो इतना ज्ञान है, उनको 10 भाषा का ज्ञान, उनको 20 भाषा का ज्ञान, 30 भाषा का ज्ञान है। तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे हिंदी का प्रचार प्रसार हो, और हिंदी के बारे में लोग सीखें, सीख के भारत जाके फ़ायदा उठाएं और नेपाल में भी फ़ायदा उठाएं। अच्छा, आपने जो अभी ये फ्यूचर प्लान किया है प्रशिक्षण का, इसमें किस वर्ग के लोगों को लिया है उम्र के हिसाब से? क्या आपने बच्चों को भी जगह देने की सोची है उसमें? इसमें अभी तो हमने क्या है कि जो 16 साल से ऊपर 35-40 साल के बीच के लोग हैं, जो अभी तत्काल बाहर जाना चाहते हैं, उनको शामिल किया। और अभी नेपाल में सरकारी तौर पे इस तरह हिंदी के लिए अधिक कार्य नहीं किया जा रहा है, प्रोग्रामों में भी नहीं हो रहा है। अब कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे रेडियो में भी हिंदी के प्रोग्राम चलाए जाएँ। हम कुछ समय पहले यहाँ पे रेडियो में हम प्रोग्राम हिंदी चलाते थे, क्योंकि हम आरजे भी हैं, रेडियो में प्रोग्राम चलाते थे। तो करीब 4-5 वर्षों तक हमने हिंदी में प्रोग्राम चलाया है। तो हम यहाँ पे थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की जो सरकारी निकाय हैं और जो संस्थाएं हैं, वो भी हिंदी के लिए सपोर्ट करें। हिंदी में जो कार्यक्रम हो उसमें सहभागी हों, वो हिंदी में बोलें,
अपना मंतव्य हिंदी में रखें, आर्थिक सहायता भी करें। तो हमारी इच्छा ये है कि हम अपनी तरफ से प्रयास करें। तो प्रयास तो आपके इतने अच्छे हैं, और क्या आपने नेपाल से बाहर अन्य देशों में भी अपने प्रयासों के लिए कोई प्लान किया है? जैसे विश्व के 136 देश ऐसे हैं जहाँ के हिंदी जो है बोली जाती है, यहाँ के जो मूल हैं, मूल भारतीय कहें या मूल नेपाली कहें, वो वहाँ पर अपना रोजगार कर रहे हैं। क्योंकि सूरीनाम में जब श्रमिकों की ज़रूरत थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो यहाँ से ज़बरदस्ती परिवारों के लोगों को सेना ले जाती थी और वहाँ काम देती थी उनको। वहीं से देशों में मूल भारतीयों का होना प्रारंभ हो गया। वो लोग आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमें हिंदी सिखाए या करके। कुछ ऐसा सोचा है आपने? अब यदि अभी तो इस तरह प्लान नहीं है, जी। परंतु क्या है कि एक साथ में यदि अधिक प्लान कर लिए जाएं जी। तो उनको सफल करने में दिक्कत पड़ जाती है। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं। अभी हमारी मुख्य जो हमारी प्लानिंग है वो अभी हमने बताया कि एक मैगजीन निकालने के लिए है, जी। और दूसरी जो हमारी प्लानिंग है ये ट्रेनिंग देने के लिए है। जी है। अच्छा, आपने जो बताया बाहर के देशों में संभव हो सकता है, लेकिन वो ऑनलाइन के माध्यम से ही संभव हो सकता है, क्योंकि दूरी की वजह से। जी। और जो हमारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फंडिंग की वजह से, क्योंकि एक साहित्यिक संस्था उसके पास इतना बजट नहीं होता है, सीमित होता है, तो इतना अधिक बस ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकता है, जो दुनिया के कहीं से भी कोई जुड़ करके वो हिंदी सीख सकता है। कुछ ऐसे ऐप्स निर्माण करके, कुछ ऐसे वेबसाइट निर्माण करके जहाँ पे वो फ्री में रजिस्ट्रेशन करके वो अपना कोर्स किसी भी टाइम से सीख सकता है। हमारी योजना ये है। और दूसरा क्या है, अभी क्या प्लान कर रहे हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, भारत के कुछ ऑर्गेनाइजेशनों को मिला करके, भारत और नेपाल के ऑर्गेनाइजेशनों को मिला करके कुछ संयुक्त किया जाए। अभी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के सचिवालय से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम मुख्यमंत्री जी से बात रखेंगे, नेक्स्ट मुजफ्फरनगर जिले में आप एक बड़ा प्रोग्राम कीजिए, हमारा सहयोग रहेगा। तो हमें खुशी हुई कि हमारा जो ये आयोजन है इसका प्रचार प्रसार करीब 1 दर्जन देशों से अधिक देशों में हो चुका है, और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जिस कार्य के लिए हम अपनी संस्था का गठन किया था, उद्देश्य पूर्ति होते दिख रहा है। तो देखा साथियों, हमारे साथ अभी यहाँ पर बातचीत में थे नेपाल की भूमि के एक उत्कृष्ट हिंदी प्रेमी और एक युवा ऊर्जा को लिए हुए आनंदगिरी मयालू जी। और इनकी बातचीत से आपने खुद देख लिया होगा कि इनके जो इरादे हैं वो कितने ऊंचे हैं। और हिंदी प्रेमी जहाँ भी, जिस देश में भी बैठे हुए हैं, चाहे वो कनाडा हो, मॉरिशस हो, या कोलंबिया हो, या हमारा जो है लंदन हो, किसी भी देश में जहाँ जहाँ बैठे हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि नेपाल की भूमि इस पर हिंदी के एक जो पोषक पौधे के रूप में यहाँ पल्लवित हो रहे हैं, इनको अपना साथ दें। और अपने अपने देशों में जहाँ कहीं भी हिंदी का कोई सेमिनार हो या हिंदी का कोई भी कार्यक्रम हो, इनको वहाँ पर बुलाया जाए, क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा है और ऊर्जा का हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो आज की मुलाकात के लिए आनंदगिरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको बहुत बहुत आपने मेरी बातों को नेट के माध्यम से, क्योंकि ज़माना नेट का है, करोड़ों लोगों तक पहुंचाया, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। नमस्कार।